Hello everyone. So today let's start with our CSE 2018 for Geography and Environment. We have already completed 2015, 16 and 17. आज मैं ट्राई करूँगी कि हम सारा का सारा कंप्लीट कर दें, मे बी इन 2 to 3 वीडियोज़, ठीक है, और कल से ताकि हम क्या कर सकें, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर सकें. ओके, चलिए. So which of the following has or have shrunk immensely or dried up in the recent past due to human activities? तो इनमें से कौन सा था जो ड्राई अप हो गया है? So it was इन न्यूज़ और अभी भी रिसेंटली चलता रहता है कि बहुत ज़्यादा सूख गया है. दैट इज़ योर एरल सी, नॉट ब्लैक सी, नीदर ब्लैक सी नॉर बैकाल लेक. ओके, अब आंसर तो यू नो. देखिए, ये मैंने आपको ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में जितने भी सी हैं, इंपॉर्टेंट सी हैं, चाहे वो देखिए दिस इज़ योर एरल सी, कैस्पियन सी है, ठीक है. आपको पता होना चाहिए एरल सी कहाँ पे है. लाइक इट इज़ बिटवीन कजाकिस्तान टू द नॉर्थ एंड उज़्बेकिस्तान कहाँ पे है, आपका साउथ में है. मैं आपको एक बार ना फिगर भी बता देती हूँ ताकि देखिए जब भी आप कोई भी मैप बेस पढ़ रहे हो तो सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि बिना मैप के मत पढ़ा करो, ठीक है. जितना ज़्यादा मैप देखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही हेल्प होगा. और एक और बात याद रखना, ज्योग्राफी ज़्यादातर मैप बेस्ड ही है, क्योंकि अगर आप मैप अच्छे से कर लेते हो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो, ठीक है ना. सो दिस इज़ योर कजाकिस्तान एंड दिस इज़ योर उज़्बेकिस्तान, ठीक है. और ये देखिए एरल सी आपका बीच में. ओके, ब्लैक सी के बारे में मैंने आपको बता दिया था. आपको क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो कि बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है. ये सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट किया जाता है थ्रू विच स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है. और कौन सी मेजर रिवर्स हैं जो ब्लैक सी में ड्रेन होती हैं, दानूबे रिवर है, नाइपर है, नीस्टर है, डॉन रिवर है. ये आपके यूरोपियन ऊपर यूरोप कंट्रीज है, जर्मनी वगैरह से आती हैं आपकी, ठीक है. और दानूबे रिवर पे अभी क्वेश्चन भी आया है आपके CDS में क्वेश्चन है, ऑल्दो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. बट अगर आपको, मैंने आपको उससे पहले ही बताया था, CDS के पेपर से पहले ही बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा. दानूबे रिवर भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ से होके जा रही है, बिकॉज राइन रिवर ऑलरेडी पूछ चुका था ना वो CDS में, इसीलिए यूरोपियन में मैंने आपको दानूबे भी बताई थी, ठीक है. बट मैंने एक और चीज़ आपको साथ में कराई थी, दैट यू नीड टू क्रैम मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है. जितने भी आपके कंट्रीज हैं, चाहे वो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कैप्रिकॉर्न से पास होती हैं, एटलीस्ट आपको उनकी कैपिटल याद कर लो, क्रैम कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक. क्योंकि अभी ऐसे ही पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है. सी ऑफ एजोव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैं आपको एक ब्लैक सी का वो बता देती हूँ. वेयर इज ब्लैक सी का एक मैप बता देती हूँ ना, ताकि तुम थोड़ा सा देखिए. रशिया यूक्रेन वॉज इन न्यूज़, ठीक है. तो रशिया यूक्रेन पे क्वेश्चन आ चुका है. अभी मैंने आपको बताया था CSE में आया था, ठीक है, जो 2024 में CSE में आया था. मैंने बोला था CAPF में आ सकता है, ठीक है. CAPF में आ चुका था, इस वजह से CDS में भी पूछ लिया उसने फिर से अभी इस साल के, ठीक है. देखिए मैंने CDS का पेपर एनालिसिस कर दिया है, और CSE के लिए अभी जो आने वाला CSE है वो कैसे हेल्प करेगा उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगी, ठीक है. अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, मे बी आज या कल तक मैं वीडियो डाल दूंगी वो. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी ऑफ एजोव है आपका, ठीक है. दिस इज सी ऑफ एजोव. सो कौन सी स्ट्रेट है, दिस इज योर कर्च स्ट्रेट है जो सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है. ओके, ब्लैक सी वाला पूरा वाला कहाँ गया, जहाँ पे मैं आपको सारे के सारे ना सी बता देती हूँ एक ही बार में, ठीक है, ताकि आपका भी रिविजन हो जाएगा. ये देखिए, नाउ दिस इज योर सी ऑफ एजोव, राइट. सो इट इज कनेक्टेड थ्रू कर्च स्ट्रेट. It is connected to Black Sea through Kerch Strait. Now Black Sea is further connected to Sea of Marmara through Bosphorus Strait that I have already told you. ठीक है. Now further Sea of Marmara is connected to Aegean Sea through Bosphorus Strait. ठीक है. ओके, सो एटलीस्ट ये. अब एक और चीज़ होती है, आपको सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजियन सी और एरल सी जो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है, आपको उसमें भी कंफ्यूजन होता है. सो याद रखना यहाँ पे एरल सी है, फिर उसके बाद एजोव आता है, देन एजियन सी आता है, ठीक है. न्यूमोनिक से करना कैसे करना है वो आप देखो अभी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास.
एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन प्लेसेस पे बेसिस है, ठीक है, तो हम ज्योग्राफी में ले सकते हैं। मैप बेस में देखिए मैंने आपको कराई थी, जैसे कि अलेपो जो है वो सीरिया में ही है और मज़ार शरीफ इज़ ऑल्सो इन अफगानिस्तान, ठीक है, बट ये दोनों आपके नहीं थे, तो ये दोनों कहाँ पे थे, इराक में थे। ओके, अब ये वाली जो प्लेसेस है वो मैंने रिसर्च पेपर में डाल दिया, बट पॉइंट क्या है मैं आपको बताती हूँ कि प्लेसेस इन न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ प्लेसेस इन न्यूज़ पे। सी, ये वाला क्वेश्चन मैं करके गई थी बिकॉज सीएससी पे जो भी एक एक चीज़ आई है, खास करके प्लेसेस इन न्यूज़ है, मैंने ऑलरेडी कब से ये ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में है, ठीक है, आई थिंक 22 में ही डाल दिया था, 22-23 में ही डाल दिया था मैंने। बट बात क्या है कि कैसे किया था। अब कैटलोनिया जो है इसमें वो कहाँ पे है, दैट इज इन स्पेन, दिस इज करेक्ट, बट क्रीमिया इज नॉट इन हंगरी, हंगरी की नहीं है, सो दिस वॉज नॉट करेक्ट, 2 आपका करेक्ट ही नहीं है। और मिंदनाओ जो है वो फिलीपींस में ही है, बाकी बचता ओरोमिया, वो नाइजीरिया में नहीं है। अब ओरोमिया कहाँ पे है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ आपको कराया था, कहाँ गया प्लेसेस इन न्यूज़, ये देखिए, तो देयर वाज अ अम्हारा रीजन, ठीक है, ये देखिए अम्हारा रीजन है, अम्हारा रीजन दिख रहा है आपको। सो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इथियोपिया में। सो आई वाज लाइक कि इथियोपिया की जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने क्या क्या कवर किया था कि जैसे अम्हारा रीजन में इमरजेंसी हो रही थी, ठीक है, बट जैसे लेक टाना भी है उसमें इंक्लूडेड है, बट वहीं पे उसने क्या बोला, अम्हारा इज बॉर्डर्ड बाय सूडान टू द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिस। अब बाकी के भी रीजन से इथियोपिया के जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे टिग्रे था, अफार था, ये सब था, ओरोमिया था, अभी दिखा ओरोमिया, अब ओरोमिया भी आ रहा है, टिग्रे भी आ रहा है, राइट। देखो ये तिग्रे रीजन मैंने अलग से कवर किया था कि नॉर्दर्न मोस्ट रीजनल स्टेट है इथियोपिया में, और ये किससे बॉर्डर करता है, रिट्रिया टू द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या आता है इसका, रिट्रिया आता है, सूडान टू द वेस्ट एंड ऑल दैट, एंड ओरोमिया रीजन भी आपका कहाँ पे, इथियोपिया में। नाउ अब टिग्रे रीजन तो उसने नहीं पूछा था ना, उसने पूछा था ओरोमिया रीजन, बट उससे हमने टिग्रे रीजन भी देख लिया। अब आप देखिए, ये देखिए क्वेश्चन बताती हूँ मैं अभी आपको सीएससी का, देखिए यहाँ पे। अब ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके सीएससी 2023 के, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था आपका। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो डॉनबास रीजन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये सबको पता था कि डॉनबास रीजन नहीं होने वाला, रशिया यूक्रेन का ही, ठीक है, रशियन यूक्रेन वाला जो है वो इसी पे झगड़ा हो रहा है उनका, ये तो गलत हो जाएगा। टिग्रे रीजन पढ़ा होता अगर आपने तो आपको पता कि यहाँ पे इथियोपिया लिखा है उसने, ये यहाँ पे, अगर तिग्रे रीजन तुम्हारा इथियोपिया का है तो काचिन कैसे इथियोपिया का हो सकता है, ना तो हमने पहले पढ़ा क्योंकि इथियोपिया पे बहुत सारे हमने पढ़ लिया, ओरोमिया पढ़ लिया, तिग्रे पढ़ लिया, बाकी के पढ़ लिए, बट हमने काचिन तो नहीं पढ़ा। इसका मतलब है जब ये वाला गलत है तो ये वाला भी गलत हो सकता था, तो इसका आंसर क्या था, नन। सो ये कैसे हेल्प करता है आपका PYQ, इसीलिए बोलती हूँ हॉलिस्टिकली करो, सिर्फ जो पूछी गई प्लेस है वही, उसको मत नोट्स बनाओ, उसके साथ साथ भी बनाओ। और ये मेरे काफ़ी पहले के नोट्स, ऐसा नहीं है कि मैंने सीएससी 2023 के बाद के बनाए, ठीक है, और आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी आपको रिसर्च पेपर भेजा था उससे पहले भी ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, नगोर्नो काराबाग सबको पता था कि भाई आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में चल रहा है, इसको लेके, है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये तो पता चल गया ये गलत है। जब ये इसके साथ आ गया, इसका मतलब ये वाला कैसे आर्मेनिया होगा, जब नगोर्नो काराबाग आर्मेनिया है तो ये कैसे आर्मेनिया होगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सामने पता चल रहा है कि इसका इन्होंने ऑप्शन दे दिया जैसे इसका दे दिया इसने। अब बचता खरसन, खरसन कैसे पता चलता मैं बताती हूँ आपको, फिर से चलो मेरे रिसर्च पेपर पे। देखिए जब भी हम रशिया यूक्रेन पढ़ रहे थे ना, देखिए डॉनबास रीजन भी मैंने आपको कराया था। अब क्रीमिया जब हमने पढ़ा था पिछली बार, क्रीमिया पूछा मैंने आपको बताया। अब वहाँ से हमें क्या पता चला कि जो क्रीमिया है, देखिए जो क्रीमिया है वो है तो यूक्रेन का टेरिटरी में बोला जाता है, बट वो ओवरटेक कर लिया किसने, रशिया ने ले लिया है। बट वहीं पे इट इज़, ये पेनिनसुला है जो सराउंडेड बाय ब्लैक सी एंड अजोव, ठीक है, सी ऑफ अजोव से ये क्या किया जाता है, ये देखिए ये है ना क्रीमिया, यहाँ पे दिस इज योर ब्लैक सी एंड दिस इज योर सी ऑफ अजोव। बट उसने क्या बोला है, अब इसी के साथ आपका देख रहे हो डॉनबास रीजन भी है, ओके। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, डॉनबास रीजन इज अ दिस दिस दिस, एंड वेयर इज खरसन, खरसन भी यहाँ पे लिखा होगा मैंने, यहाँ पे देखिए, इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ खरसन ऑब्लास्ट, जो खरसन ऑब्लास्ट है उसके साउथ में है ये,
इन यूक्रेन, इसका मतलब जो खर्सन है वो यहाँ पे था। क्रीमिया से ही तुमने खर्सन पता किया। अगर तुम सर्च करते, पढ़ते, ऐसे नोट्स बनाते तो ही पता चलता ना खर्सन है कहाँ पे। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता था। तो कर्सन कहाँ पे है, यहाँ तो है नहीं है, तो इसका भी नन आ गया आंसर। समझे कि नहीं? अब ये नॉर्थ कीवू क्या है ना, ये थोड़ा इंटरनल मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कौन सा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ओके सो मैं ये इतना क्यों आपको बताया, ताकि आपको पता चले अगर ये PYQ है आप उसको किस तरीके से ले सकते हो, किस तरीके से नोट्स बना सकते हो, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें नहीं है, कितना इन डेप्थ में जाना है उसको। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। अगर आप रिवर बेड को ही खाली कर रहे हो, ठीक है, पत्थर भी निकाल रहे हो, सैंड भी निकाल रहे हो, क्या उससे सैलिनिटी कम होगी? कम होगी क्या सैलिनिटी? अगर रिवर है, रिवर से तुम बस अंदर से खाली कर रहे हो तो रिवर का फ्लो तो ज़्यादा जाएगा। इवन जो सी का पानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर सी है उसके साथ में, तो वो भी तो एंटर करेगा। बैरियर ही नहीं रहा कोई, है ना, फ्लो भी ज़्यादा जा रहा है, बस बह ही रहा है सब चीज़ें, तो वो सैलिनिटी इंक्रीज कर सकता है बट कभी डिक्रीज नहीं करेगा। पॉल्यूशन तो होगा ही होगा ग्राउंड वाटर में। क्यों? क्योंकि अगर सैंड है या सैंड होती है, स्टोन्स होते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते कोई चीज़ को, है ना। बट इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी तुम पल्यूट कर रहे हो, वाटर टेबल भी इससे क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 2 और 3। नेक्स्ट आपके पास है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इन इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैंने आपको बोला था दैट ड्रास्टिकली वर्ड इज अ नेगेटिव वर्ड, इज अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये गलत रहता है आपका, ठीक है। तो अगर आप खुद सोचो, अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एकदम से ही खत्म हो जाएगी क्या उसकी? गलत। अब ये भी कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। कहाँ से आता है सल्फर, मिलेगा कहाँ से, है ना। सॉइल में ही वो कैपेसिटी होती है जो होल्ड करके रखता है या फिर उसको रखता है अपने पास, सल्फर मिलता है आपको सॉइल में। सो दिस इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज करेक्ट। इरीगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम इरिगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो तो तुम बहा के ले जाओगे, वो तो इरोड ही हो जाएगा, है ना, सलाइन कर दोगे, लीचिंग ऑफ सॉइल हो जाएगा। सो आंसर इज 3 ओनली। नेक्स्ट इज द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। कहाँ पे है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। और वन मोर थिंग, दैट बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो कि आपको इंडियन टेरिटरी में मिलेगा। Now, Barren Island lies about 140 kilometer east of Great Nicobar. No. 140 किलोमीटर, अच्छा ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर के कैपिटल है ना आपकी इसकी। लास्ट टाइम जो बैरन आइलैंड था वो 1991 में इरप्ट हुआ था। अब खुद बताओ, अगर वो इतना एक्टिव वॉल्केनो तो क्या वो 1991 में हुआ होगा इरप्ट? जी नहीं। अभी आप देखोगे ये 2018 से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हुआ और 22 तक अभी कंटिन्यू ही था वो। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? दैट इज ओनली 1। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। इज इट करेक्ट? यस। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सी सर्फेस टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, अच्छी खासी सनलाइट जा रही होती है, क्लियर सेलाइन वाटर होता है, ठीक है। उस वजह से आपको क्या होता है, जो कोरल रीफ्स होते हैं वो आपको ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलेंगे, राइट। Now, more than 1/3 of the world's coral reef are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines. बिल्कुल सही है, टेरिटोरियल वाटर्स में मिलता है ना, सॉरी ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलता है ना, तो आपको पता ही है। सो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ कहाँ पे मिलेंगे आपको? लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड Philippines, right? Now, coral reef host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest. This is a very, very, very important fact, I would say. क्यों? देखिए, क्योंकि उसने बोला है, आप वैसे भी पढ़ते हो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मिलती है, यू ऑल नो दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, बट वहीं पे जो कोरल रीफ्स होते हैं वहाँ पे अगर आप एनिमल फाइला देखोगे तो बहुत 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 ज़्यादा होता है देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आंसर इज 1, 2 and 3।
नाउ इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है दैट पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। अब ग्रीन इकोनॉमी से ही आपको क्या पता चल रहा है? नाउ दिस इज अ यूएन मैकेनिज्म है जिसमें कंट्रीज को असिस्ट किया जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब एटलीस्ट ट्रांजिशनिंग तो करे ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज में। ठीक है, कब इमर्ज हुआ था, कहाँ इमर्ज हुआ था? ये आपका इमर्ज हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो। इसमें आपकी ना 5 यूएन एजेंसीज आती हैं। ठीक है, मतलब मिलके काम कर रही है या इनसे सपोर्ट मिलता है। आपका यूएनडीपी है, यूएन इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है प्रोग्राम। ठीक है, आईडीपी करके। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, यूएन एनवायरनमेंट है। ओके, यूएन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च करके है। ठीक है, ओके डन। वाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफेरा ऑफन मेंशन इन न्यूज? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी पे प्रोसोपिस जूलीफेरा हो गया, एक लताना करके है ना। तो ये दोनों के दोनों ना ऑप्शंस में आए थे इस बार के 2024 के जियो साइंटिस्ट में भी आए, अगर आप पेपर देखोगे वो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। अगर कोई भी स्पीशीज आती है, चाहे वो 13 में आ रही है चाहे वो 15 में आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके नोट्स बना के रखो यार। खास करके अगर वो इन्वेजिव स्पीशीज है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसने बोला क्या ये इसका एक्सट्रैक्ट आप कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर सकते हो? इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया इन विच इट ग्रोज एंड इट एक्सट्रैक्ट इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ एंड नन ऑफ द अबव। आंसर इसका ये है क्योंकि आजकल ज़्यादातर फोकस किस पे किया जा रहा है। एक और जो जियो साइंटिस्ट में क्वेश्चन आया था कि कौन सी ट्राइब्स है जो कि आपकी जो होती हैं इन्वेसिव स्पीशीज को खत्म करने के लिए वर्क कर रही है एंड ऑल दैट। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। और कौन कौन सी वो इन्वेसिव स्पीशीज है वो आपको पता होनी चाहिए। और इन्वेसिव स्पीशीज पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा है यूपीएससी, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो प्रोसोपिस जूलीफेरा जो है वो आपका दिल्ली में लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? ये मैक्सिको से लाया गया था। ठीक है, बिकॉज इट इज नेटिव इन मैक्सिको में लाया गया था बिकॉज इट इज नेटिव इन मैक्सिको। और इसके लीव्स इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिन क्रिएट करते हैं। अगर नीचे गिर जाते हैं उसके लीव्स तो क्या हो जाता है, जो नीचे अगर कोई चीज़ ग्रो हो रही है वो भी मर जाएगी, ग्रो ही नहीं करने देता कोई नीचे चीज़। ठीक है, और इसकी रूट्स बहुत लंबी लंबी होती है जो नीचे तक जाती है, और जो तुम्हारा वाटर टेबल है, ठीक है, उसको भी इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट आपके पास आता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लोकेटेड? मैंने आपको बोला था जितनी भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है चाहे वो नेशनल पार्क्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर क्या है इसका? अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब उसने बोला इसमें से कौन सा है जिसको आप जीएसटी से एग्जेम्प्ट करते हो? ठीक है, ऑल्दो इसका क्वेश्चन तो नहीं है बट आ गया तो ले लेते हैं इसको। तो जीएसटी किस पे लगेगा? ऑब्वियसली कोई चीज़ प्रोसेस्ड फूड है उसी पे लगेगा, जो एक आर्टिकल या प्रोडक्ट बन रहा है उसी पे लगेगा। ग्रेन्स पे तो नहीं लगेगा, है ना, जो तुम्हारे ग्रेन्स होते हैं उस पे नहीं लगेगा। या चिकन एग्स कुक्ड जो चिकन एग्स हैं उस पे नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटीरियल, न्यूज़पेपर में तो वैसे भी नहीं होता है। सो आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 4 3 इज नॉट करेक्ट। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट? क्या इसमें है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की? जी हाँ, बिल्कुल है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाइगाज हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स, क्या दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड करती है एंड डिक्लेयर करती है हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। देखिए, जब भी बात ट्राइबल ग्रुप्स की आ रही है या फिर प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का कोई वो रोल नहीं है, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स आएगी आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स आएगी ना। क्यों इन्वायरमेंट को वो करने देंगे? ओके और मैंने आपको एक और चीज़ बोला था दैट मिनिस्ट्री को बहुत बार मैनिपुलेट किया जाता है। सो आप क्या कर सकते हो, एक बार ये देख लो कि यार कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री उसका काम क्या है। अगर तुम उसका काम समझ जाओगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट देखेगी कि नहीं देखेगी। 1 and 2 इज द आंसर। नेक्स्ट है उसने बोला है इसमें से कैसे विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीजेस, कैसे प्लांट डिजीजेस बढ़ सकता है तुम्हारा? क्या बर्ड से हो सकता है, डस्ट ब्लो करेगी हो सकता है, रेन से हो सकता है, विंड ब्लो करेगी हो सकता है, सबसे हो सकता है होने को तो। नाउ there is a national program for organic production is operated under the guidelines and direction of Union Ministry of Rural Development। यार जब भी तुम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन
प्रोडक्शन की बात हो रही है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं देखेगा, कौन देखेगा फिर? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो देखेगा इसको, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखेगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, और कौन देखता है इसको, और इसकी मतलब गाइडलाइंस के मतलब किसके डायरेक्शन के अंडर काम करता है? जो आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और इसको आगे चलाने वाला कौन है? अथॉरिटी तो चाहिए होती है ना कोई इसको गाइडलाइंस या रूल्स पे चलाने वाली, तो वो अथॉरिटीज अपेडा, ठीक है। और क्या है? फंक्शन एज अ सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। क्या सिक्किम पहले इंडियन फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट? ये तो बच्चों को पता चल गया कि हाँ जी यही है। अब ये तो इंपॉर्टेंट था, बट इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो अभी सीडीएस में पूछ रहा है वो, दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक बार देख ले वो भी। सो दिस इज योर परंपरागत कृषि विकास योजना। इट इज एन इलैबोरेटेड कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ, सॉइल हेल्थ देखी जाएगी, मैनेजमेंट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, राइट। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है इज प्रमोटेड थ्रू एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक विलेजेस बाय क्लस्टर अप्रोच। इसमें क्या होगा ना कि ऑर्गेनिक विलेज बनाए जाएंगे जिसमें बहुत सारे जो फार्मर्स है एक साथ आएंगे, क्लस्टर बनाएंगे, जैसे 50-50 फार्मर्स क्लस्टर बनाएंगे, 50 एकड़ की ज़मीन लेंगे, उसको ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश करेंगे, पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है वही यूज़ करेंगे। क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है? एक्सपेक्टेड आउटकम ये कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का भी तुम कमर्शलाइज कर सकते हो ना, सर्टिफाइड, एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, ठीक है। क्या रिड्यूस करेगा? पेस्टिसाइड रेजिड्यू फ्री, विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, रेस फार्मर इनकम को बढ़ा देगा, ठीक है, मोटिवेट करेगा फार्मर्स फॉर नेचुरल रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा कि 50 या 50 से ज़्यादा फार्मर्स आएंगे, क्लस्टर बनाएंगे जिसके पास 50 एकड़ की लैंड है ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें। नाउ कोई भी लाइबिलिटी नहीं है फार्मर्स पे कि जब भी आपको सर्टिफिकेशन मिलना है तो उस पर आपको खर्चे वर्चे की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक फार्मर को 20,000 दिए जाएंगे पर एकड़ 3 सालों के लिए। किसके लिए दिए जाएंगे? सीड लेने हो, हार्वेस्टिंग करनी हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, ये हेल्प भी दी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है कि 19-20 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर था उसने एक कंपोनेंट इनिशिएट किया था, किसके अंडर? इसी के अंडर किया था, जिसका क्या नाम था? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। और ये कहाँ पे किया था? 8 स्टेट्स में किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट अब यही जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है इसको अभी 2024 में इसको अपस्केल करके क्या बना दिया? नेशनल मिशन बना दिया है और नेचुरल फार्मिंग पे। और ये जो मिशन है अब ये हर एक स्टेट पे लागू होगा। ऑल्दो पहले महाराष्ट्र ने मतलब इसकी गाइडलाइंस को उतना सीरियसली मतलब फॉलो नहीं किया था, ट्रेनिंग्स वगैरह कराता था बट सीरियस नहीं लिया था। बट अब महाराष्ट्र को भी इसमें क्या किया जा रहा है? इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब ऑल द स्टेट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। वो 8 स्टेट कौन सी थी आप देख सकते हो। होता क्या था यार, इसका मतलब क्या? अगर मैं भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो भी है, क्या किया जाता था? इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे, डिटेल्ड सेशंस होते थे, वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस होते थे, ठीक है। बेनिफिशियरी लेवल डेटा होता था। नाउ व्हाट इज बेनिफिशियरी लेवल डेटा? जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए है, इज मेंटेन्ड एट द स्टेट लेवल ओनली, सिर्फ स्टेट लेवल पे। ये मैंने अभी आपको बता दिया था। नेशनल मिशन जो है वो अप्रूव किया गया है ऑन 25 नवंबर फॉर ऑल स्टेट्स। अब PKY जो आपकी परंपरागत स्कीम है, प्रोवाइड टू एंड सपोर्ट टू ऑर्गेनिक फार्मर्स को ये सपोर्ट देगा। किसके लिए? फ्रॉम प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक। फोकस क्या है इसका कि हम ऑर्गेनिक क्लस्टर्स बनाएंगे बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ के, ताकि हम उनको हेल्प कर पाए वैल्यू एंड सप्लाई चेन विद रोबस्ट फोकस। हमारा ज़्यादातर फोकस किस पे कि भाई मार्केटिंग भी करो ना, फिर ही फायदा होगा तुम्हें। अच्छा, तो मार्केटिंग कैसे हो सकती है? अगर आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड है, क्योंकि आजकल लोग वैसे भी ऑर्गेनिक चीज़ों में शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, लोगों की हेल्थ सफ़र हो रही है। अब कैसे पता कि भाई तुम ऑर्गेनिक कर रहे हो कि नहीं? सर्टिफिकेशन मिलेगा तो पता चलेगा ना। सो उस वजह से भी अब PKY जो है, स्टेट्स आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। कितना? 31,000 तुम्हें 31,500 मिलेगा पर हेक्टेयर फॉर 3 सालों के लिए। इसी में से 31,500 में से जो 15,000 होंगे पर हेक्टेयर पर तुम्हारा 3 साल, वो डायरेक्टली फार्मर्स को दिए जाएंगे थ्रू DBT, ऑन फार्म हो या ऑफ फार्म ऑर्गेनिक इनपुट हो तुम्हारा। समझ आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और है कि 4,500 पर हेक्टेयर भी दिया जाएगा 3 सालों के लिए। किसके लिए? सर्टिफिकेशन के लिए और रेजिड्यू एनालिसिस के लिए।
इन एडिशन टू दैट और 9,000 दिया जाएगा पर हेक्टेयर 3 सालों के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी दिया जाएगा, ठीक है। और ताकि वो अपने जो 8 स्टेट्स हैं वो अपने इवन, अच्छा ये इन्होंने वो दिया है कि इसमें अभी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं इस वजह से क्या अच्छी हुई हैं, इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है कि जो भी 8 स्टेट्स थी, अब पहले उन्होंने 8 स्टेट्स पे देखा करके, अब उन्होंने बोला नहीं हम सब पे करेंगे, अब सबको ही करो ऐसे। तो इसका एडवांटेज क्या था कि जो भी 8 स्टेट्स थी उनका अपना ब्रांड हो गया, अपना ब्रांड बना लिया उन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। नाउ 25 नवंबर 2024 यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द नेशनल मिशन को किया है और नेचुरल फार्मिंग है स्टैंड अलोन, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका कितना आउटले है दैट इज 2481 करोड़ है। एंड इसका मिशन का टारगेट क्या है ये वाले, दैट 1 करोड़ फार्मर्स जो है वो नेचुरल फार्मिंग में जाएंगे, स्प्रेडिंग ओवर 7.5 लाख हेक्टेयर लैंड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू CSC 2019। बट एक बात याद रखना, मैं आपको ये वाली जो एनोटेशन, बिना एनोटेशन के मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया, पर जो एनोटेशन वाली वीडियो है ना वो मैं सॉरी PDF है ना, वो मैं आपको ये वाली भेजूंगी, ये वाली PDF भेजूंगी। क्यों भेजूंगी? क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैं खुद भी रिसर्च करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, हो सकता है कि मुझे याद ना रहे कोई एक पॉइंट, तो मैं यहाँ पे लिखती रहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एनोटेशन के साथ मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में ये वाले भी है, जो ये वाला जो रिसर्च पेपर टाइप या PYQ के नोट्स टाइप है, वो भी आपको इसी में मिलेंगे। सो ये वाली PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, CSC 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड? आपको पता है सारे के सारे तो हमारे यहाँ के नहीं थे, है ना, बाहर से भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, कुछ प्लांट्स डोमेस्टिकेट करे गए थे। न्यू वर्ल्ड इसमें है जो तुम्हारे अमेरिका वाले हैं, ठीक है, अमेरिका वाले, इवन कैरिबियन वाले भी बोला जाता है। और जो ओल्ड वाले हैं वो ये एशिया वाले हो गए, अफ्रीका वाले हो गए, यूरोप वाले हो गए, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, कौन कौन सा था बाहर से जो आया था? देखिए कॉटन तो नहीं आया, कॉटन तो अपना ही है, कर दो कैंसिल। वीट नहीं, टबैको, कोको और रबर बाहर से आया, ठीक है। नाउ एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। जी हाँ, कहाँ पे मिलता है? गिर नेशनल पार्क विच इज इन गुजरात, वहाँ पे मिलता है। डबल हम कैमल जो है, देखिए नेचुरली क्या वो इंडिया में ही मिलता है क्या? नेचुरली जी नहीं, ये कहाँ पे मिलता है? ये जनरली आपको सेंट्रल एशिया में मिलेगा। आपका जो गोबी डेजर्ट है वहाँ पे मिलेगा, इवन आपके जो कोल्ड डेजर्ट है ऊपर चाइना मंगोलिया वाले वहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है। एंड वन हॉर्न राइनोसॉर क्या इंडिया में मिलता है? जी नहीं, इंडिया में मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है? असम में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है। बट अगर आप ज़्यादा पॉपुलेशन या डेंसिटी देखोगे, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। अब और कहाँ मिलते हैं? ऊपर नेपाल में मिलते हैं, भूटान में मिलते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं मिलते हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1 इज करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज पंधरपुर क्या चंद्रभागा रिवर जाती है? जी हाँ। अब ये कौन सी चंद्रभागा है? आप ये भी सोच रहे हो कि एक चंद्र और भागा अलग अलग से रिवर आती हैं और वो चनाब के साथ मिलती है, चनाब बनाती हैं, बट दिस इज अ डिफरेंट रिवर जिसको आप भीमा रिवर नहीं बोलते हो, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये भीमा रिवर। सो पंधरपुर कहाँ पे है? पंधरपुर आपको पता ना, विट्ठल जी और रुक्मणी जी का वो टेम्पल है वहाँ पे महाराष्ट्र में, सो वो है। तिरुचिरापल्ली, सो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। तिरुचिरापल्ली कावेरी, तमिलनाडु में है तिरुचिरापल्ली, तो क्या कावेरी जाती है? बिल्कुल जाती है। अब आता है हम्पी मैं कितने बार चिल्ला के बता चुकी हूँ कि हम्पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रिवर जाती है ये पूछ चुका है, सिंपल भी पूछ चुका है कि हम्पी से कौन सी रिवर जाती है, दैट इज तुंगभद्र, ठीक है, रिवर। दिस इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ योर कृष्णा रिवर, ओके। मालप्रभा किसकी है? मालप्रभा जो रिवर है दैट इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ये भी कृष्णा रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है तुम्हारी, ओके डन। आंसर क्या आ जाएगा? ये तो गलत हो गया, 1 and 2 इज द आंसर। नेक्स्ट है ऑफिशियल पॉवर्टी छोड़ो, चलिए नेक्स्ट सिरस क्लाउड्स पे है। उसने बोला कि जो सिरस क्लाउड कौन से होते हैं? जो बहुत हाइट वाले होते हैं, ठीक है, काफ़ी ऊपर मिलते हैं आपको, तो उसको थिन किया जाता है,
पतला किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्या मतलब है उसको पतला करने के लिए? सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर क्यों किया जाता है? इंजेक्शंस क्यों लगाए जाते हैं? क्या आर्टिफिशियल रेन के लिए? आर्टिफिशियल रेन करनी है तो क्यों पतला कर रहे हो तुम उसको? रिड्यूस करते हैं फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्या मतलब है इसका? रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड, या फिर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग? आंसर इज डी पार्ट। क्यों? अगर तुम ऊपर के जो क्लाउड्स है, बिल्कुल टॉप पे क्लाउड्स, उसको पतला कर रहे हो, इससे क्या हो जाएगा? क्लाउड्स का काम क्या होता है? क्या मतलब आप खुद सोच के देखना पहले कि क्लाउड्स ग्लोबल वार्मिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको पता है जो शॉर्ट वेव्स आती हैं फ्रॉम सन, जिसको आप इंसोलेशन बोलते हो, शॉर्ट वेव जो रेडिएशन होती है फ्रॉम सन, वो तो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती है एटमॉस्फेयर में। क्लाउड्स कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, बट बहुत सारी अंदर आ जाती हैं। बट जो लॉन्ग वेव होती है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो बाहर की तरफ जाती हैं, वो क्या करती है? क्लाउड्स क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या करेंगे? उसको बाहर जाने ही नहीं देंगे, उसको यहाँ पे ट्रैप करके रख लेंगे और यहीं से फिर से वापस उसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पतला कर देते हैं ताकि वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब ना कर पाए। सो आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। आई होप समझ आया होगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन मेंशन? किस वजह से होता है ये? देखिए, पायरोलिसिस हो गया, इसके साथ साथ इंसिनरेशन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद गैसिफिकेशन होता है। ओके, क्यों किया जाता है ये? ताकि जो आपका वेस्ट होता है उसको एनर्जी में किया जाए। जैसे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला भी होता है, जिससे आप बायोगैस बनाते हो। वेस्ट ही है ना आपका गोबर, उससे आप क्या करते हो? बायोगैस बना रहे हो, ठीक है ना, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो उसको। सो ये क्या होता है? वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज होती है। ओके, नेक्स्ट इज ब्लू फिन्ड महासीर। क्या ब्लू फिन्ड महासीर आपकी कावेरी रिवर में नेचुरली मिलती है? जी हाँ, मिलती है। इरावदी डॉल्फिन कहाँ मिलती है? चांबल में मिलेगी क्या? देखिए, चांबल रिवर में आपको गैंगेटिक डॉल्फिन मिल जाएगी, बट इरावदी नहीं मिलेगी। इरावदी रिवर में मिलेगी, मेकॉन्ग रिवर में मिलेगी आपको, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं मिलेगी। रस्टी स्पॉटेड कैट क्या ईस्टर्न घाट्स की है? बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कौन सी ईस्टर्न घाट्स में, कौन सी वेस्टर्न घाट्स में मिल रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 और 3 ओनली। अब वो बोलता है कि जो अगस्थ्यमलाई आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? नैयर है, पेपारा है, शिंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कलक्कड़ है, मदन थुराई टाइगर रिजर्व आता है। जी हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा ए पार्ट, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि जो भी सम होता है, ये स्टेटमेंट जनरली पॉजिटिव होती है। और ये 2019 का पेपर है ना, बट आप 2023 का पेपर उठा के देखो, वहां पे भी ये चीज काम करेगी, ठीक है। अब देखो, सम स्पीशीज है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं स्टेटमेंट, क्योंकि सम किसमें गलत होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि कोई एक्सट्रीम वर्ड आ गया बीच में। तो अब देखो, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हर्बिवोरस। जी हाँ। सम स्पीशीज ऑफ फिशेज आर हर्बिवोरस। हो सकती है क्या फिशेज हर्बिवोरस? जी हाँ। सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बिवोरस। अब क्या तुमने सभी मरीन मैमल्स पता है तुम्हें क्या? क्योंकि स्पीशीज के बारे में पता करना कि यार वो हर्बिवोरस है, उनमें से कुछ हो सकती है क्या, है ना, कुछ हो सकती हैं, क्योंकि सारी स्पीशीज को डिस्कवर करना भी तो मुश्किल है ना। तुम क्या सारी की सारी स्पीशीज पता है तुम्हें? नहीं पता है ना। अब जो चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता ऑल गलत हो सकता था, बट कुछ स्पीशीज हो सकता है हमने कोई ऐसी स्पीशीज हो जो हमने डिस्कवरी ना की हो बट होती हो, है ना। उस स्टेटमेंट को नेगेटिव करना इज वेरी डिफिकल्ट। अब वो बोल रहे हैं सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। सो सही है। विविपेरस होते क्या है? विविपेरस होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं रादर देन एग्स, ठीक है, तो होते हैं ये। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1, 2, 3 और 4 ऑल आर करेक्ट। अब बात करते हैं व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न है अबाउट द माइक्रोबीड्स। नाउ व्हाट आर माइक्रोबीड्स? माइक्रोबीड्स को आप बोल सकते हो ये माइक्रोप्लास्टिक है आपका, ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक है जो क्या होता है, अगर उसमें चला जाता है, पानी में चला जाता है, तो पानी में ऑलमोस्ट ये डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो पल्यूट कर देता है पानी को। सो दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम। ओके,
Recently, there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle था, because it is found to be a sustainable source है. But sustainable source किसका? टेक्सटाइल फाइबर का. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा बी यूज. किसके लिए रिमोट सेंसिंग डेटा यूज हो सकता है? मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो जनरली सही होते हैं. साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है बट स्टिल आया है तो देख लेते हैं. क्लोरोफिल कंटेंट देखने में वेजिटेशन का, जी हाँ, हरियाली भी तो दिखती है ना ऊपर से, तो बिल्कुल सही है. ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज से फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन, लोकेशन की बात कर रहा है ना, तो जी हाँ. लैंड सर्फेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, जी हाँ. सो आंसर 1, 2 and 3. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स विद रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशन अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट. आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी जब CDS का कराया था तो उसमें मैंने आपको ना ये जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 की है और रिसेंट वाली जो 23 की है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसमें मैंने सब डेटा लिखा हुआ है. अब आपको ध्यान में ये रखना है कि परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट वाला जो है कि कितना फॉरेस्ट कवर है उनका, जितना भी टोटल एरिया उसके कंपैरिजन में. दूसरा, कौन सी स्टेट में एरिया बड़ा है, टोटलिटी में किसका ज्यादा है, एवरीथिंग यू शुड नो. ठीक है. सो इसका आंसर इज दिस. ठीक है. आंसर मैटर नहीं करता बट आपको पढ़ना पड़ेगा भी. ठीक है, क्योंकि पुराना वाला मैटर नहीं करता, अभी वाला आप देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मिथेन हाइड्रेट. अब मिथेन हाइड्रेट क्या होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं मिथेन हाइड्रेट? क्या, फॉर एग्जाम्पल ये मिथेन है और इसको क्या किया है ना, आसपास इसके क्या है, इसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं. और ये है कहाँ पे, डीप ओशंस में मिलेंगे, परमाफ्रॉस्ट रीजन में मिलेंगे, और ये दबे हुए हैं अभी. क्योंकि अगर ये शेल निकला तो मिथेन बाहर आएगी, मिथेन बाहर आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना. सो क्या है ये, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मिथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स. अब ये जो डिपॉजिट्स इसके अंदर है ना मिथेन, अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या मिथेन गैस रिलीज हो सकती है? बिल्कुल. क्यों? क्योंकि अगर आप ग्लेशियर्स देखोगे, मैंने आपको बोला ना पर्माफ्रॉस्ट रीजन है, तो बर्फ के जो नीचे आपकी आइसबर्ग्स बोल लो, बड़ी बड़ी शीट्स बोलो, उसके अंदर है, बिल्कुल नीचे जाके है. तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे. अगर ये मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे, जो नीचे है ये तो ऊपर आएगी मिथेन गैस की, नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी. लार्ज डिपॉजिट ऑफ मिथेन हाइड्रेट आपको कहाँ पे मिलेंगे? टुंड्रा में मिलेंगे और अंडर द सी फ्लोर मिलेंगे. बिल्कुल सही है. मिथेन इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड ऑफ 2. बिल्कुल सही है ना. अब इसका ऑक्सीडाइजेशन होता तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी. सो 1, 2 and 3. इसमें बोला है कि कौन कौन सी गैस रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में अगर आप बायोमास रेजिड्यू को, या जो आपका क्रॉप रेजिड्यू होता है उसको बर्न करते हो. क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है? जी हाँ. मिथेन निकलती है? जी हाँ. ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड सारी निकलती हैं. सो आंसर इज डी पार्ट. In India, the use of carbofuran, methyl parathione, फोरेट ट्राइजोफोस is, देखो फॉस है, फॉस्फेट का फोरेट है, किसमें यूज किया जाता है ये? पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. अब मैंने आपको बताया था कि हर एक सी की यू शुड नो कि कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं. जैसे ब्लैक सी आप कैसे याद कर सकते हो? बर्गर टी से याद करते हो ना. रेड सी आप देसी से याद करते हो. सो आप अपना अपना देख लेना कैसे कैसे आप याद करते हो. ब्लैक सी में, बर्गर टी में तो कुछ आता ही नहीं, क्रोएशिया करके तो कोई आता ही नहीं है. सो 2 गलत हो जाता है. आंसर तो आ ही गया 1, 3 and 4. एड्रियाटिक सी के उसमें अल्बेनिया है. मैं सारी कवर की है अपने रिसर्च पेपर में, देख लेना. कैस्पियन सी कजाकिस्तान, दैट यू ऑल नो. मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, ठीक है. बट रेड सी, सीरिया रेड सी के साथ नहीं लगता, मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है. सीरिया, लेबनान हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड लास्ट 5 years से कौन है? अपना इंडिया ही है. चलिए नेक्स्ट इज बंदर पूंछ. सबको पता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तो इससे ज़्यादा आपके क्या आ रहे हैं, ग्लेशियर्स आ रहे हैं. ठीक है, जैसे बाराशिंगरी चेनाब है, मैंने आपको करा चुकी हूँ. बंदर पूंछ में मैं आपको करा चुकी हूँ. ठीक है, करेक्ट है. मिलाम आपका जो ग्लेशियर है वहाँ से गौरी गंगा आती है, गौरी गंगा जी. ठीक है ना. सो दिस इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट आपकी आती है सियाचिन. सियाचिन से नुब्रा है और ये बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है. CDS के 2024 में भी पूछ चुका है. ठीक है, सियाचिन हो गया. जेमू ग्लेशियर से कौन सी है? जेमू बोलो, फिर उसके साथ पहुंड्री बोलो. कौन सी रिवर थी वो? तीस्ता रिवर थी.
और जो ये मनस रिवर है ना, ये किसी भी ग्लेशियर से नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए ये जो मंदाकिनी रिवर है, इनका कौन सा आपका ये चोराबारी ग्लेशियर है, ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर है, वहां से आती है। और साथ में आपकी इसी के साथ एक अलकनंदा रिवर, आपको पता ना कि अलकनंदा रिवर के साथ साथ में बहुत सारी रिवर्स कॉन्फ्लुएंस में आती हैं और अलग अलग प्रयाग बनाती है, मीन्स 5 प्रयाग्स बनाती है, दैट यू ऑल नो, है ना। अब ये जो अलकनंदा है ना, अलकनंदा जी हैं, वो कहाँ से, वो उनका जो सोर्स है वो कौन सा है, दैट इज अलकनंदा सोर्स क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मेरे को याद आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, सतोपंथ ग्लेशियर है। एंड व्हाट एल्स, ओके, अच्छा, ऊपर से जब अलकनंदा आ रही हैं, अलकनंदा प्लस धौली क्या बनाती हैं, विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंदाकिनी है तो नंद बनेगा, नंदाकिनी है तो नंद बनेगा, ठीक है। पिंडार है तो कर्ण बनेगा, पिंडार, कर्ण। अब मंदाकिनी रिवर जो अभी हमने पढ़ी, मंदाकिनी, मंदाकिनी क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग, रुद्र। और बाकी आपको पता है ये देवप्रयाग भागीरथी से बनता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपके पास है अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको सारे के सारे वेटलैंड्स प्रोटेक्ट करने ही है? जी नहीं, देखिए इट इज नॉट मैंडेटरी, बट ऐसा बोला जाता है कि आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि ताकि आप क्या कर सको, उनको कंजर्व कर सको, सो इट इज नॉट मैंडेटरी, सो दिस इज नॉट करेक्ट। वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 वर named by the government of India based on the recommendation of the Ramsar Convention। क्या रामसर कन्वेंशन के बेसिस पे रूल्स वगैरह आए थे आपके? जी नहीं, रूल्स हमारे खुद के अपने थे कि कैसे हम अपने वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं, बट दैट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रामसर कन्वेंशन, सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 ऑल्सो एनकम्पस द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड आर डिटर्मिन्ड बाय द अथॉरिटी। जी हाँ, जो उसका ड्रेनेज एरिया वो भी आप देखोगे, कैचमेंट रीजन भी देखोगे, सो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सो दैट इज योर 3 ओनली आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या रिलीज करता है आपका एग्रीकल्चर सॉइल? बिल्कुल करता है, इतना ज़्यादा तो यूरिया वगैरह डालते हो, वैसे भी नाइट्रोजन होता है तो वो तो डाइऑक्साइड निकालेगा, ऑक्साइड्स निकालेगा। कैटल एमोनिया रिलीज करते हैं, बिल्कुल, जो उनका यूरिन होता है, फीसिस होती है, तो वो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका एमोनिया रिलीज होता है। जो पोल्ट्री इंडस्ट्रीज होती हैं रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, ये भी सही है, सो सारे नाइट्रोजन निकालते हैं, सो 1, 2 and 3। अलियार, ईसापुर, कंसाबाती, ये प्लेसेस न्यूज़ में थी, ये वाटर रिजर्वॉयर है, तो इसमें मैं आपको बता नहीं सकती कुछ और। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच सीएनजी, सीएनजी को किसके साथ मिक्स किया जा रहा है? हाइड्रोजन के साथ, एज अ फ्यूल फॉर बसेज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन सीएनजी इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। जब भी बात आती है ना एलिमिनेशन की, देखिए इट इज़ वेरी वेरी लाइक इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है कि आप बिल्कुल ही कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकाल रहे हो, है ना। सीएनजी तो है ही है ना बीच में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो है ही बीच में, सो आप बोलोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मिशन ही बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा, सो दैट्स नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन सीएनजी जो होता है एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ये पॉजिटिव है कि हाँ भाई रिड्यूस कर रहा होगा, इसीलिए तो हम उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, अदरवाइज क्यों शिफ्ट होते, तो दिस इज करेक्ट। हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ द बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी, कि 1/5 जो है वो ब्लेंड की जाएगी एज अ फ्यूल फॉर बसेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ हाइड्रोजन सीएनजी मेक्स अ फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। अगर ये उतना ही लेस एक्सपेंसिव था तो हम पहले क्यों नहीं ले आए, हमें क्या जरूरत थी सीएनजी लाने की, है ना। इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है, हाइड्रोजन को उसको ब्लेंड करना इट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस, सो ऐसा नहीं है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 and 3। why are dew drops not formed on a cloudy night? ड्यू ड्रॉप्स बनते कब है? जब आपकी भाप निकल रही है, और उस वेपर से, मतलब जो भाप निकल रही है उससे जब वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, इसका मतलब आपका जो ज़्यादा टेम्परेचर था, पहले गर्म हवा थी ऊपर जा रही थी, बट अब क्या हो गया है, वो थोड़ा उसको कूल टेम्परेचर मिल गया, अब जब नीचे ही ठंडा ठंडा मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एक ड्यू पॉइंट होता है।
अब ये कैसे होगा, क्यों नहीं बन रहे हैं भाई क्लाउडी नाइट्स में? क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर एंड कुड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग। देखिए आंसर इज दिस। क्लाउड करते क्या, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि क्लाउड्स हैं, तो जब भी यहाँ से जो रेडिएशन जा रही है बाहर की तरफ जा रही है, तो ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती तो ठीक है ना, हो सकता है यहाँ पे गर्मी ना हो, बट ये एब्जॉर्ब करके पीछे रिफ्लेक्ट भी तो कर रहा है। जब ये वाली जाने वाली, जो बाहर जाने वाली, स्पेस में जाने वाली रेडिएशन जब फिर से वापस तुम रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे तो गर्मी हो जाएगी। ऑलरेडी गर्म था, अब फिर से गर्म ही हो रहा है। तो अगर गर्म ही हो रहा है तो जो तुम्हारी भाप है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कैसे होगी, कैसे कंडेंस होगी? उसके लिए तो ठंडा कूल टेम्परेचर होना चाहिए ना। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी पार्ट, पॉलिटी का ये। नाउ एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट। अब ऐसे स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना इज वेरी इजी। हो सकता है 5 नहीं 6 हो, 3 हो, 2 हो, क्या हो। अगर आप पुराने रूल्स देखोगे तो उसमें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है आपका, ठीक है। एक ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट है, और साथ में आपका हजार्डस वेस्ट आ जाता है, ठीक है। बट अभी जो रूल्स है, मतलब अभी जो बिल आया है आपका, आई थिंक 24 का, 22 का, 24 का शायद, है ना, तो उसमें ऐसा बोला गया कि शायद 6 में सेग्रीगेट होगा। So this is not correct. Rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns and all industrial townships only. Only आ गया। देखिए ये जो रूल्स होते हैं, जितनी भी आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, या फिर वो आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ या अर्बन लोकल बॉडीज़, वो म्यूनसिपैलिटी जहाँ पे 1 मिलियन से पॉपुलेशन आपकी, या तो 1 मिलियन पॉपुलेशन है या ज़्यादा है, वहाँ पे तो भाई करनी है आपको, और 2 साल में आपको ये रूल्स को अप्लाई करना है। ये था इसके अंडर। नेक्स्ट इज रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। दिस इज करेक्ट। क्या आपको बताता है कि कौन कौन सी लैंडफिल साइट्स है ना, कहाँ कौन कौन सी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है, सब बताया जाता है। इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटेड दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू द अनदर डिस्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं है, हो सकता है मूव हो सकता है, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा उसका, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी। इंडस्ट्रियल वाला छोड़ दो, आप यहाँ पे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या? स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। देखो तुम सजेस्ट कर सकते हो, बट तुम प्रॉपर लिख नहीं सकते कि भाई हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है ना लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ये सही है आपका। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेमेंट एक्ट, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू क्रिएट सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। एक बात बताओ, अगर आपको सीड को क्रिएट करना है या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अलग अलग हो सकते हैं, तो क्या तुम उसको पेटेंट कर दोगे कि भाई मैं तो इस तरीके से उगा रहा हूँ या इस तरीके से उगा रहा हूँ, मेरे को इसका पेटेंट चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन इंडिया देर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। क्या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट उस टाइम पे था? ठीक है, आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल बना था, बट इसको एबॉलिश भी कर दिया गया है 2021 में। इसको क्या कर दिया गया है? एबॉलिश कर दिया गया है। और इसका जो भी काम है या जो भी इसका फंक्शन है, वो अभी कौन देखता है? जो भी कमर्शियल कोर्ट्स हैं या फिर जो हाई कोर्ट्स हैं, वो देखती है अभी इसका काम, ठीक है। बाकी अगर आप लास्ट वाला देखोगे, उसने क्या बोला? प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया एंड 1 and 3 आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, राइट? या तो 1 सही या तो 3 सही। सो आंसर क्या जाएगा आपके पास? 3 ओनली, ठीक है। कि प्लांट वेराइटीज को आप पेटेंट नहीं कर सकते। पेटेंट कर दोगे तो ये तो मज़ा ही है, फिर अगर आपको कुछ कोई चीज़ उगानी हो तो फिर कैसे उगाओगे आप? पेटेंट है। अच्छा, ये वाले रह गए। उसने बोला विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खारीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसीडर द फॉलोइंग। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, ये तो सबको पता है, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ठीक है। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ द ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स से भी ज़्यादा हम ज्वार लगाएंगे क्या? जी नहीं, ऑयल सीड्स की ज़्यादा हमें नीड है। ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा ऑयल सीड प्रोड्यूस करें, फिर भी हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है ऑयल सीड पे, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट करेक्ट। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। जी हाँ, शुगर केन से ज़्यादा तो आपको कॉटन ही मिलेगा। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन एंड स्टेडली डिक्रीज। स्टेडली आ गया, बहुत सीधा सीधा डिक्रीज कर दिया। आंसर आ जाएगा आपके पास 1 and 3 ओनली। Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following account for the highest import? अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा import किसका कर रहे हैं हम? वेजिटेबल ऑयल्स का। अभी भी वही है। नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।
ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हो रहे होंगे आपकी। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है मैसेज कर सकते हो आप, यहाँ पे कमेंट कर दो, टेलीग्राम चैनल पे कर दो, कहीं पे भी कर दो। ठीक है, बाकी जितनी भी वीडियोस आपकी, चाहे CDS, CAPF, CSE है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका GS का, है ना, वो जो जो भी मैंने आपका कवर कर दिया है, वो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने डाल दिया है। अगर कोई वीडियो नई उसमें मिलेगी प्लेलिस्ट में, आप ऐसे ही चैनल से देख सकते हो वो। ठीक है, बट आई ट्राई कि सारी की सारी वीडियोज़ मैं वो प्लेलिस्ट पे डाल दूँ। फाइन, चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।